तृतीय वर्ष कला प्रश्न पत्र क्रम 11 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा। इसमें इस विषय में हम इकाई नंबर 3 के तहत हिंदी भाषा का उद्भव और विकास क्रम देख रहे थे। उसमें हमने विकास क्रम के अंतर्गत पहला जो भाग था जिसमें प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल इस कालखंडों को देखा था। इसके उपरांत अब दूसरा जो कालखंड है मध्य भारतीय आर्य भाषा काल, इस कालखंडों को हम इस तासिका में चर्चा करेंगे। तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल जो है इसकी समय सीमा जो है वह 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इसमें इस मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल के प्रमुख 3 चरण माने जाते हैं। उसके आधार पर हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल का अध्ययन करेंगे। प्रथम चरण, इसको हम पाली भाषा के विकास का युग कह सकते हैं। इसको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं। एक पाली और दूसरा अशोकी प्राकृत। इस प्रकार से प्रथम चरण के जो कालखंड है इसमें इसको हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, पाली और अशोकी प्राकृत। साहित्यिक भाषा संस्कृत और बोलचाल की भाषा में पर्याप्त अंतर उसमें दिखाई देता है और इसमें पर्याप्त अंतर परिलक्षित हो जाने पर भगवान बुद्ध और वर्धमान महावीर ने अपने उपदेश लोक भाषा में देना प्रारंभ किया। इसके उपदेश मगध और कौशल की जनपदीय भाषा में संग्रहित किए गए। मतलब उस प्रदेश की जो कुछ भी भाषाएं थे उसी में वह संग्रहित किए गए। बौद्ध धर्म के प्रसार के साथ भगवान बुद्ध के उपदेश दूरस्थ जनपदों के विस्तार के साथ पाली भाषा का और भी विकास हुआ और वह राजकीय भाषा के रूप में राजकीय भाषा के रूप में जानी गई। इसमें साहित्य के अतिरिक्त कोश और व्याकरण भी लिखे गए। बौद्धों का प्रसिद्ध ग्रंथ जो है धम्मपद भी इसी पाली भाषा में लिखा गया। यानी कि यह प्रथम चरण जो है, इस प्रथम चरण में पाली भाषा का विकास देखा जाता है। यानी कि भगवान बुद्ध का जो साहित्य था धम्मपद वह इसी पाली भाषा में लिखा गया और उसके साथ ही पाली का उस काल में विकास हुआ। बौद्ध धर्म के साथ ही पाली जो भाषा है वह सिंहल द्वीप में भी पहुंची। वर्तमान सिंहली भाषा उसी से निकली है, ऐसा कहा जाता है। दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री अशोक द्वारा खुदवाए हुए शिलालेखों में मिलती है। यानी कि अशोकी प्राकृत, यानी कि प्राकृत भाषा का वहाँ पर विकास देखा जा सकता है। तो दूसरी महत्वपूर्ण सामग्री जो है वह अशोक के द्वारा खुदवाए हुए शिलालेखों में मिलती है, जिनका समय 262 से 250 ईस्वी पूर्व का है, ऐसा माना जाता है। ये लेख शासन तथा तर्क संबंधी है। इनकी भाषा जो है वह अशोकी प्राकृत कही जाती है, मतलब प्राकृत भाषा की दृष्टि से इन शिलालेखों को 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। एक उत्तर पश्चिमी, दूसरा दक्षिण पश्चिमी, तीसरा पूर्वी। इस प्रकार से 3 वर्गों में बांटा जा सकता है। प्राच्य भाषा यानी कि प्राचीन भाषा का रूप जो है उड़ीसा के लेखों में देखा जा सकता है।
इसमें भी सरलीकरण की प्रवृत्ति जो है वह परिलक्षित होती है। ध्वनि समूह पाली के समान ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार से यह जो दूसरा महत्वपूर्ण रूप जो है अश्व की प्राकृत वह प्रथम चरण में देखा जाता है। इसके बाद आता है द्वितीय चरण। ईसा से आरंभ और 500 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। तो इसमें जिस समय पाली भाषा जो है वह उत्तर भारत की भाषा बन रही थी, उसी समय साधारण जनता की भाषा में स्वाभाविक रूप से शीघ्र परिवर्तन हो रहा था और जनता की भाषा प्राकृत कहलाई और जनपदों के आधार पर इनके विभेदों का नामकरण हुआ। यद्यपि आचार्यों ने अनेक प्राकृतों का उल्लेख किया है, इनमें 5 प्रमुख प्राकृतों का उल्लेख मिलता है। वे इस प्रकार से है। पहला मागधी प्राकृत। यह जो है मागधी प्राकृत यह मगध मतलब बिहार तथा इसके पूर्व प्रदेशों की भाषा थी। नाटकों में इसका प्रयोग नीच पात्रों के लिए हुआ है। महाराष्ट्री और शौरसेनी की तुलना में मागधी का प्रयोग जो है वह बहुत कम मात्रा में मिलता है। इसका दूसरा 5 प्रकारों में दूसरी प्राकृत जो है वह शौरसेनी प्राकृत मानी जाती है। यह प्राकृत मूलतः मथुरा या शूरसेन के आसपास की यह बोली थी। इसका विकास वहाँ की पालीकालीन स्थानीय बोलियों में हुआ है, ऐसा देखा जाता है। इस भाषा में कम परिवर्तन परिलक्षित होता है, इसलिए अन्य प्राकृतों की अपेक्षा यह संस्कृत के अधिक समीप है, ऐसा कहा जाता है। संस्कृत नाटकों की गद्य भाषा शौरसेनी है। महाराष्ट्र से भी यह काफ़ी बातों में मिलती जुलती हुई नजर आती है। इस प्रकार से यह शौरसेनी प्राकृत जो है इन 5 प्रकारों में मानी जाती है। इन 5 प्रकारों में दूसरी शौरसेनी प्राकृत आती है। उसके उपरांत तीसरी अर्धमागधी प्राकृत। यह कौशल जनपद की भाषा थी। मागधी और शौरसेनी के मध्य की भाषा अर्धमागधी रही है, यानी कि मागधी और शौरसेनी जो भाषाएं हैं उनकी मध्य की भाषा अर्धमागधी प्राकृत है। यही कारण है कि इसमें दोनों प्राकृतों की प्रवृत्तियाँ या विशेषताएं उनमें मिलती है। अर्धमागधी का प्रयोग मुख्यतः जैन साहित्य में हुआ है। जैनियों ने इसके लिए आवी या आदि भाषा का प्रयोग किया है, यानी कि इस अर्धमागधी प्राकृत को ही उन्होंने इस प्रकार के नाम दिए हैं। पूर्वी हिंदी इसी का ही विकसित रूप है, ऐसा माना जाता है। इसके बाद चौथी जो प्राकृत मानी जाती है वह महाराष्ट्री प्राकृत। महाराष्ट्री मराठी का पूर्व रूप है। इस प्राकृत का मूल स्थान महाराष्ट्र है। यह पूरे भारत की भाषा भी मानी जाती है, लेकिन यह अधिक प्रयुक्त महाराष्ट्र प्रदेश में ही होती थी। कुछ लोग इसे पद्य भाषा मानते हैं, लेकिन यह बात जो है वह समीचीन यानी कि उचित नहीं समझी जाती। महाराष्ट्री साहित्य की दृष्टि से संपन्न भाषा है। काव्य भाषा के रूप में इसका प्रचार पूरे उत्तर भारत में था, जिसमें कालिदास, हर्ष आदि नाटकों की भाषा भी यही महाराष्ट्री है, ऐसा माना जाता है। कालिदास, हर्ष आदि नाटकों की भाषा यही है। कविता के साथ ही गद्य रचनाएं भी इसमें परिलक्षित होती है। इसी आधार पर यही कारण है कि महाराष्ट्री प्राकृतों में प्रधान एवं आदर्श भाषा मानी गई है। इसी आधार पर कुछ लोग इसे मराठा देश से संबंध न मानकर पूरे भारत की भाषा कहते हैं। इस प्रकार यह
इन द्वितीय चरण के प्रमुख इनमें जो 5 प्रकार प्राकृत भाषाएं मानी जाती है उसमें महाराष्ट्रीय प्राकृत आती है। महाराष्ट्रीय और शौरसेनी प्राकृतों में सर्वाधिक समानता दिखाई देती है। इसमें गाहा सतसई, रावण व हो, प्रवरसेन की इसकी अमर कृतियाँ मानी जाती है। कालांतर में गुजरात तथा पश्चिमी राजस्थान की भाषा पर शौरसेनी प्राकृत का प्रभाव पड़ गया था। इसके बाद पैशाची प्राकृत पांचवी प्राकृत के रूप में पैशाची भारत के सुदूर पश्चिमोत्तर भाग में बोली जाती थी। इस प्राकृत में साहित्यिक रचनाएं जो है वह न के बराबर है, यानी कि पैशाची प्राकृत भाषा में अधिकतर मात्रा में साहित्य नहीं लिखा गया, मतलब न के बराबर है। पैशाची प्राकृत वस्तुतः दरत प्राकृत का ही नाम है। इस प्राकृत के कई खेतानी, खस आदि कई भेद माने गए हैं। इसके बाद इस मध्यकाल की भाषा के 3 चरणों में तीसरा चरण आर्य भाषाओं के मध्यकाल से, यह यानी कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसकी समय सीमा मानी जाती है। आर्य भाषाओं के मध्यकाल से तृतीय चरण को अपभ्रंश काल कहते हैं, यानी कि यह तृतीय चरण आया। जनता की भाषा में स्वाभाविक रूप से परिवर्तन होते रहे और विभिन्न प्राकृतों से जिन भाषाओं का विकास हुआ उन भाषाओं को अपभ्रंश कहा गया। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार अपभ्रंश प्राकृतों और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संयोजक कड़ी है, ऐसा कहा जाता है। विभिन्न ग्रंथों में अपभ्रंश के अन्य नाम ग्रामीण भाषा, देशी, अपभ्रंश, अवहत्य, अवहट्ट आदि मिलते हैं। अपभ्रंश का अर्थ है बिगड़ा या गिरा हुआ, परंतु बाद में भारतीय आर्य भाषाओं में इसका स्थान जो है वह महत्वपूर्ण हो गया और अपभ्रंश में विपुल साहित्य की रचना देखने को मिलती है और इसका पर्याप्त विकास भी हुआ है, ऐसा देखा जाता है। इसमें जिन्होंने साहित्य रचना की उसमें स्वयंभू तथा पुष्पदंत जैसे श्रेष्ठ कवियों ने अपभ्रंश में काव्य रचना करके इस भाषा को गौरव प्रदान करने का कार्य जो है वह इन्होंने किया है। प्राकृतों के अनुसार अपभ्रंश के भी भेद माने जाते हैं, जिसमें शौरसेनी प्राकृत से शौरसेनी अपभ्रंश, मागधी प्राकृत से मागधी अपभ्रंश तथा महाराष्ट्रीय प्राकृत से महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अर्धमागधी प्राकृत से अर्धमागधी अपभ्रंश तथा पैशाची प्राकृत से पैशाची अपभ्रंश, इस प्रकार से इसके भी भेद माने जाते हैं। जनपद भेद के अनुसार अपभ्रंश के अन्य भेद भी माने जाते हैं, जैसे गुजरात में नागर अपभ्रंश, सिंध में ब्राचड़ तथा दोनों के बीच में उपनागर अपभ्रंश का विकास हुआ तथा पश्चिमी पंजाब में कैकेय अपभ्रंश प्रचलित हुई। इस प्रकार से अपभ्रंश के भी अनेक भेद दिखाई देते हैं। अपभ्रंश काल 1000 ईस्वी तक माना जाता है। इसके बाद आधुनिक भारतीय भाषाओं का काल शुरू हो जाता है, मतलब हिंदी का विकास जो है वह अपभ्रंश भाषा से हुआ। मतलब आधुनिक काल में हिंदी भाषा जो है वह उनका विकास जो है वह देखा जाता है। इसके बाद आधुनिक भारतीय भाषाओं का काल शुरू होता है, लेकिन आरंभ के लगभग 200-300 वर्षों की भाषा जो है वह अपभ्रंशी रही है और आधुनिक भाषाओं के बीच की भाषा जो है वही अपभ्रंश है। इसी बीच के काल को संक्रांति काल तथा परवर्ती अपभ्रंश, पुरानी हिंदी या अवहट्ट नामों का प्रयोग किया गया है। अवहट्ट शब्द
संस्कृत शब्द अपभ्रंश का विकसित विकृत रूप है। इस काल की भाषाएं व्यवस्थित तथा साहित्यिक रूप ग्रहण कर प्राकृत से मुक्त होकर आधुनिक भाषाओं के निकट आती है। यानी कि उसका ठीक तरह से विकास होने के बाद आधुनिक जो भाषाएं हैं उनके निकट यह भाषाएं आ जाती है। इस काल की उपलब्ध कृतियों में जिन कृतियों का नाम लिया जाता है उसमें संदेश राशक, प्राकृत पैंगलम, वर्ण रत्नाकर, कीर्तिलता, ज्ञानेश्वरी उल्लेखनीय कृतियाँ मानी जाती है। इस प्रकार से यह जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल है उसका यह विकास क्रम इस प्रकार से देखा जा सकता है।